क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष बताया गया है और आपको लगता है कि वाकई आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में फला फला काल सर्प दोष है और उसका उपाय भी आपको बताया गया है, उपाय बहुत महंगा है और कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने उपाय कर भी लिए होंगे लेकिन अभी तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। ऐसा होता है, हमको लगता है कि हमने जो उपाय करवाया है वह हमने करवा दिया, उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझना आवश्यक है। तो क्या काल सर्प दोष का निवारण नहीं हुआ? उसका कुछ तो कारण होगा। आज हम पहले इस बात को समझेंगे कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते और उनके हमारे जीवन में प्रभाव क्या होते, फिर हम इस बात को समझेंगे कि दरअसल उनके उपाय क्या किए जा सकते हैं। और ना सिर्फ काल सर्प दोष, हम जितने भी उपाय करवाते हैं उन उपायों के हमको फल क्यों प्राप्त नहीं होते हैं, इस वीडियो में हम उस बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके द्वारा जो भी क्रिया करवाई गई है, पूजा पाठ हवन यज्ञ जो कुछ भी आपने करवाया है, उससे आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके भीतर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। हम अपने इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करते हैं और उन पहलुओं की चर्चा करते हैं जो लोग बताना ही नहीं चाहते। हम आपको उन पहलुओं की गहराई बता रहे हैं। हमारा वर्तमान में जो विषय चल रहा है वह चल रहा है काल सर्प दोष, क्योंकि काल सर्प दोष की कुछ ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में बता दी गई हैं कि वह दुख देता है, वह कष्ट देता है, संघर्ष देता है, तो हर व्यक्ति घबराता है और वह उपाय करवाता है। लेकिन उपाय करवाने के बावजूद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी उसके जीवन में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्या कारण है? इस बात को बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। अब दूसरी इस बात को समझना आवश्यक है जो हमारा आज का विषय है कि काल सर्प दोष होते कितने प्रकार के। यह सभी लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन किस काल सर्प दोष का या योग का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बात को समझना आवश्यक है। लेकिन इससे पहले कि हम उन सभी योगों की चर्चा करें, यह भी जानना आवश्यक है कि कोई भी दोष या योग आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियों के अनुसार लागू होता है। तो पहले तो इसे समझिए कि काल सर्प दोष शास्त्रों में तो वर्णित नहीं है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि आप उस पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यह काल सर्प दोष किस प्रकार से आपके जीवन में लागू होता है, इस बात को समझिए। क्या यह काल सर्प दोष है या सिर्फ यह राहु केतु की स्थिति है जो आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन लाती है। अब राहु केतु हर घर में हो सकते हैं, होंगे आमने सामने ही, प्रथम में होंगे, सप्तम में होंगे, द्वितीय में होंगे, अष्टम में होंगे। तो इस प्रकार यह जो स्थितियां बनाते हैं उनके अनुसार काल सर्प दोषों का विवरण बनाया गया है। इससे पहले कि हम इन दोषों की चर्चा करना प्रारंभ करें या इन योगों की चर्चा करना प्रारंभ करें, हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष है वह सकारात्मक ज्योतिष है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज का विषय प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो काल सर्प योगों के प्रकार हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम काल सर्प योग को, जो कि है अनंत काल सर्प। जब राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो तो इसे अनंत काल सर्प कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अक्सर आत्म पहचान और रिश्तों में संतुलन खोजता है। इस स्थिति में जो चुनौतियां आती हैं वह आत्मसंदेह की आती हैं। कई बार रिश्तों में असंतोष देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अवसर भी प्राप्त होते हैं। यहाँ गहरी आत्म जागरूकता आपको प्राप्त हो सकती है और व्यक्तित्व की जो शक्ति है उसका विकास भी इस स्थिति में होता है, यानी कि यह दोष होने के साथ साथ एक योग भी बन सकता है। फिर हम बात करेंगे कुलिक काल सर्प। जब राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो, तब इसका प्रभाव धन, परिवार और वाणी पर पड़ता है, यानी कि धन और वाणी दोनों प्रभावित होती हैं।
तो यहां आर्थिक स्थिरता की बात होती है। तो अगर चुनौतियां देखी जाएं तो आर्थिक स्थिरता डगमगा सकती है और वाणी से जुड़ी हुई चुनौतियां आ सकती हैं। विशेष चुनौतियां देखी जाएं तो वित्तीय उतार चढ़ाव ऐसे जातकों के जीवन में होता ही होता है और पारिवारिक तनाव भी इन जातकों के जीवन में होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके अंदर एक तो आर्थिक प्रबंधन की क्वालिटी आ जाती है, दूसरा इनका जो संचार कौशल होता है वह सशक्त होता है। फिर बात करेंगे वासुकी कालसर्प की। जब राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में हो तो साहस, प्रयास और भाग्य पर असर देखा जा सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को साहस, भाई बहनों से और प्रयासों से कार्मिक सबक सीखने को प्राप्त होते हैं। इन जातकों के जीवन में जो चुनौतियां होती हैं उसमें यह देखा जाता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी धीमी प्रगति होती है। लेकिन इनके लिए अच्छी बात यह होती है कि एक तो इनके अंदर दृढ़ता होती है, दूसरा इनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता रहता है। फिर बात आती है शंखपाल कालसर्प की। जब राहु चतुर्थ में और केतु दशम में हो तो घर, मानसिक शांति और करियर पर इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि यहां राहु मानसिक शांति और घरेलू स्थिरता पर असर डालता है। इसका कालसर्प से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को समझते रहिए। यह सामान्य असर हैं जो कालसर्प दोष में भी दिखाई देते हैं, बस इन्हें थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। अगर चुनौतियां देखी जाएं तो बार बार घर बदलना, स्थान बदलना और आंतरिक बेचैनी इन जातकों को हो सकती है। लेकिन इन जातकों के जीवन में जो अच्छी बात होती है वह गहरी मानसिक परिपक्वता डेवलप होती है और सुरक्षा का निर्माण भी यह जातक कर लेते हैं। पद्म कालसर्प। जब राहु पंचम में हो और केतु 11वें भाव में हो तब पद्म कालसर्प लगता है। बुद्धि, संतान और लाभ पर इसका असर देखा जाता है। यह स्थिति सृजनात्मकता और संतान से जुड़े कार्मिक सबक दर्शाती है। जो चुनौतियां आती हैं वह विचारों में भ्रम की स्थिति आ सकती है या फिर शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन जो अवसर प्राप्त होते हैं वह असाधारण रचनात्मकता इन जातकों के अंदर आ जाती है और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी इन जातकों को होती है। और जब राहु छठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो तो इसे महापद्म कालसर्प कहा गया है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य, शत्रु और आध्यात्मिकता पर असर देखा जा सकता है। राहु छठे भाव में स्वास्थ्य और शत्रुओं से जुड़े हुए अनुभव लेकर आता है। चुनौतियां यदि देखी जाएं तो स्वास्थ्य की देखभाल करनी बहुत आवश्यक हो जाती है और अनावश्यक विवाद इन जातकों के जीवन में आते हैं। और यदि अच्छी बात कही जाए तो अनुशासन और सेवा भाव के माध्यम से यह जातक आत्म विकास करते हैं। अब यहां से बात उल्टी होनी शुरू हो जाती है। जब राहु सप्तम में और केतु प्रथम भाव में हो तब उसे तक्षक कालसर्प कहा जाता है। तो यहां विवाह और साझेदारी पर असर देखा जाता है। सप्तम भाव में राहु रिश्तों और साझेदारियों को कार्मिक अनुभवों से गुजारता है। चुनौतियां देखी जाएं तो रिश्तों में अस्थिरता देखी जा सकती है और यदि अच्छी बात देखी जाए तो परिपक्व और संतुलित संबंध बनाने की जो क्षमता है उसका विकास इन जातकों के अंदर होने लगता है। कर्कटक कालसर्प, यानी कि जब राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में हो तो परिवर्तन, रहस्य और धन पर इसका असर देखा जाता है। ऐसी स्थिति गहरे परिवर्तनों को और छुपे हुए भय को सामने ले आती है। चुनौतियों की बात की जाए तो अनिश्चितता होती है और आकस्मिक घटनाएं इन जातकों के जीवन में हो सकती है। और यदि अच्छी बात देखी जाए तो आध्यात्मिक उन्नति और जो छिपी हुई शक्तियां होती हैं उनकी खोज हो जाती है। राहु नवम भाव में हो, केतु तृतीय भाव में हो तो इसे शंखचूड़ कालसर्प कहा जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म, दर्शन और प्रयास पर असर आता है। प्रयास यानी कि मेहनत और जो संघर्ष जातक करता है, यहां हम उसकी बात कर सकते हैं। राहु नवम भाव में व्यक्ति को भाग्य और जीवन दर्शन से जुड़े हुए कर्मों का सबक देता है। इन जातकों के जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वह एक तो विश्वास कहीं ना कहीं खोने लगते हैं जातक, दूसरा इनका अपने गुरु से मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं। गुरु से या पिता से भी हम कह सकते हैं मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इनके साथ में जो अवसर मिलते हैं, जो इनकी अच्छी बातें होती हैं, इनका जीवन दर्शन बहुत अनूठा होता है और इन जातकों का आध्यात्मिक विकास भी होता है। घटक कालसर्प, जब राहु दशम भाव में हो और केतु चतुर्थ भाव में हो
तो यहाँ पर करियर, घर परिवार में तनाव और प्रतिष्ठा पर प्रभाव देखा जा सकता है। इस स्थिति में करियर में विलंब हो सकता है या उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। घर परिवार में तनाव हो सकता है। इन जातकों के जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वह पेशेवर स्थायित्व को पाने की जो चुनौती होती है वह सबसे ज्यादा आती है, यानी कि इन्हें स्थिरता पाने में कठिनाई होती है। और जो अच्छी बात होती है, जब इन्हें सफलता मिलती है तो वह सफलता असाधारण होती है और यह नेतृत्व क्षमता का विकास करने वाली होती है। फिर आता है विषधर कालसर्प। जब राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में हो तो इसे विषधर कालसर्प योग कहा जाता है। यहाँ लाभ, रचनात्मकता और नेटवर्क पर असर देखा जा सकता है। 11वें भाव में राहु लाभ और मित्रों के माध्यम से कार्मिक सबक देने की कोशिश करता है। जो इन जातकों के जीवन में चुनौतियां आती हैं वह होती हैं अपेक्षाओं में असंतुलन, और जो इनके लिए अच्छी बात होती है वह इनके अंदर बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता का विकास होता है। फिर बात आती है अंतिम कालसर्प यानी कि शेषनाग कालसर्प। जब राहु 12वें भाव में हो और केतु 6ठे भाव में हो तो इसे शेषनाग कालसर्प कहा जाता है। तो मोक्ष, सेवा और आध्यात्मिकता पर इसका असर देखा जा सकता है। यह स्थिति व्यक्ति को बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। जब इनके जीवन की चुनौतियों को समझा जाए तो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में एक संघर्ष देखा जा सकता है। और इन जातकों के जीवन में जो सबसे अच्छी बात होती है गहन मोक्ष और आंतरिक शांति की खोज होती है, यानी कि इन जातकों को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ये हमारे 12 काल सर्प हैं। अब इन 12 काल सर्पों के हमने आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव बता दिए। अब इस बात को समझिए, यही प्रभाव राहु केतु के सामान्य तौर पर भी माने जाते हैं। राहु केतु कहीं भी बैठे हों वह अपने कारकत्वों के अनुसार फल देते ही देते हैं। बस जब इसके साथ में काल सर्प शब्द जोड़ दिया जाता है तब इंसान के अंदर उसके मन को हिला दिया जाता है और यह बता दिया जाता है यह बहुत ही भयानक परिस्थिति है। अब इस भयानक परिस्थिति को और गहराई से समझिए कि जब राहु केतु के साथ कोई ग्रह युत होता है, यानी कि राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो, और यदि वह ग्रह शुभ हो, जैसे हम बृहस्पति की बात कर सकते हैं, शुक्र की बात कर सकते हैं, यह दोनों में से कोई भी राहु केतु के साथ हो तो यह उस योग के नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं, यानी कि वह सकारात्मकता की ओर परिवर्तित किए जा सकते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिकता, बुद्धि और सौभाग्य की ओर ले जाने का प्रयास भी करते हैं और यह होता भी है। और यदि कोई अशुभ ग्रह इनके साथ युत हो, जैसे मंगल, शनि, क्योंकि यह क्रूर ग्रह हैं, हम इन्हें अशुभ नहीं कहेंगे, हम इन्हें क्रूर ग्रह कहेंगे। यदि कोई क्रूर ग्रह इनके साथ में युत हो तो बस इस योग की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ ही व्यक्ति में असाधारण सहन शक्ति और कर्मशीलता भी विकसित होने लगती है। अब जब कोई ग्रह उसके साथ युत है तो वह कालसर्प बचा ही नहीं, अब इसे कहा जाएगा आंशिक कालसर्प। यह सामान्य फल है, बस इसमें युति और दृष्टि परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि पूर्ण कालसर्प योग तभी बनता है जब सारे ग्रह उसकी एक ओर हो। तो ऐसे में यदि कोई ग्रह इस एक्सेस से, इस धुरी से बाहर निकल जाता है तो कालसर्प योग को आंशिक कह दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कालसर्प योग का प्रभाव रहेगा। वह तो वैसे भी राहु केतु की स्थिति का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। और याद रखिए कि जीवन में कोई भी प्रभाव स्थायी नहीं होता है, प्रभाव आते जाते रहते हैं, चाहे वे राहु केतु के प्रभाव हो, शनि के प्रभाव हो, गुरु के प्रभाव हो या सूर्य के प्रभाव हो, प्रभाव आते जाते रहते हैं ग्रह दशाओं के अनुसार और गोचर के अनुसार। और याद रखिए कई बार यह व्यक्ति के लिए संतुलन का अवसर माना जाता है, क्योंकि यह राहत देने वाला कारक बन जाता है। अब बात आती है उपायों की, और उपाय हमने करवा लिए लेकिन असर क्यों नहीं करते। हमारे पास में कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं कुंभ गया था और गंगा मैया में मैंने डुबकी लगाई और मेरे सारे पाप धो के आ गए। तो मैंने कहा पहले पाप क्या करते थे वो भी तो बताइए। तो उन्होंने कहा सब खाने पीने में सब कुछ खा पी लेते हैं, नॉनवेज खाते हैं और भरपूर खाते हैं। तो हमने कहा इतने पाप किए हैं, यानी हमने इस बात को मान लिया कि जीव हत्या पाप है और हम उनको धो के आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अब
खाना बंद कर दिया है? मगर नहीं, खाना तो बंद नहीं किया है, लेकिन हमने जो पहले पाप किए थे वो धोया है। देखिए, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ आपके पापों को, आपके कर्मों को राहत पहुंचा सकता है, बशर्ते आप उन कर्मों से तौबा करें। यानी आपने पहले जो कर्म किए थे उन्हें आप पाप मानते हैं और आप धोने चले गए, तो आपने यदि पश्चाताप कर लिया, आपने प्रायश्चित कर लिया, तो फिर आपको यह मानना चाहिए कि अब भविष्य में दोबारा यह कर्म नहीं किया जाएगा। तब तो आपका प्रायश्चित स्वीकार्य है, अन्यथा नहीं। हर क्रिया में, हर पूजा में, हर हवन यज्ञ में यही बात लागू हुई कि हम अपने मन से, हमने पूजा तो करवा ली और हमने सोचा कि सारा काम इन्हीं मंत्रों से हो जाएगा, लेकिन हम अपने अंदर कोई परिवर्तन लेकर नहीं आ रहे। जो सामान्य उपाय होते हैं वह हम कर ही नहीं रहे हैं। सामान्य उपाय का मतलब मेरा मंत्र जाप या आपके द्वारा की गई पूजा पाठ से नहीं है। सामान्य उपाय का मतलब है जो हमारे सामाजिक उपाय होते हैं, जो हमारे जीवन के कर्मों के उपाय होते हैं, उन्हें अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आपने काल सर्प दोष की पूजा करवा ली, आपने नहीं भी करवाई, आप सिर्फ अपने कर्मों को एक सही दिशा दीजिए और फिर देखिए कि सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह हमने लोगों के ऊपर अनुभव किए हैं। हम किसी को काल सर्प दोष ना बताते हैं और ना ही हम मानते हैं। हाँ, स्थितियों के हिसाब से यदि वह आपके लिए नुकसानदायक है तो उसका उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। हम आपको उपाय बताते हैं। अब वह उपाय आप कितना कर पाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यदि आप चाहते हैं कि सारे उपाय हम ही करवा दें, आप कुछ भी ना करें, संभव नहीं है। आपको भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी पूजा पाठ को करवाने के उपरांत अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप से वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वाइब्रेशन से आपके मन की जितनी भी नकारात्मकताएं होती हैं वह दूर होने लगती हैं। खासकर आप जिस ग्रह या जिस स्थिति से संबंधित नकारात्मकता अपने मन में लेके बैठे हुए हैं, उस स्थिति से संबंधित मंत्र का जाप करने से आपके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वह उसी तत्व पर असर करता है और वह तत्व स्वतः ही सकारात्मक होने लगता है। सबसे बड़ा उपाय है ये। दूसरा, अपने कर्मों को सुधारिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यदि इनमें से कोई भी विकृति आपके अंदर अति की मात्रा में है तो फिर आपके जीवन में जो भी दोष है वह लागू होगा ही होगा। आप इन्हें सुधारिए। गरीबों की सेवा कीजिए, जो लोग असहाय हैं उनकी सेवा कीजिए। इस प्रकार से आप अपने कर्मों के अंदर सुधार ला सकते हैं और जब आपके कर्मों में सुधार होगा, हर उपाय आपके जीवन में सकारात्मक फल लेकर आएगा। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपसे सभी 12 काल सर्पों की बात की और साथ ही साथ इस बात को समझाने की कोशिश की कि आपके जीवन में कोई भी उपाय फर्क क्यों नहीं लाता है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और भी पहलू लेकर उपस्थित होंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हमने जो जानकारी यहाँ दी है वह वाकई आपके लिए उपयोगी है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। शुभं कुरु त्वं